नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कविता की दुनिया में चलते हैं जो हमारे देश की आत्मा को, उसकी धड़कन को शब्दों में पिरो देती है। हम बात करने वाले हैं श्रीधर पाठक जी की बहुत ही खूबसूरत कविता सुंदर भारत के बारे में। तो आइए इसके हर एक शब्द में जो जादू छिपा है ना, उसे साथ मिलकर महसूस करते हैं। अच्छा, कविता में सीधे कूदने से पहले 1 मिनट के लिए रुकते हैं और सोचते हैं। जब हम कहते हैं सुंदर भारत, तो हमारे दिमाग में सबसे पहली तस्वीर क्या बनती है? क्या वो हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियां हैं, या राजस्थान का सुनहरा रेगिस्तान, या शायद कुछ और ही है? जानते हैं, यही सवाल इस कविता की जान है। तो ये कविता हमें क्या सिखाएगी? ये हमें बताएगी कि भारत की सुंदरता सिर्फ पहाड़ों और नदियों तक ही सीमित नहीं है। अरे नहीं, असली सुंदरता तो यहाँ के लोगों के दिलों में बसी देशभक्ति में है, हमारी महान संस्कृति में है। ये कविता, आप समझिए, इन तीनों धागों को बड़े ही खूबसूरत तरीके से एक साथ पिरोती है। देखिए, किसी भी कविता को दिल से समझने के लिए ना उसके कवि को जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं श्रीधर पाठक जी से, वो इंसान जिन्होंने प्रकृति और देश प्रेम को अपनी कलम की स्याही बना लिया। तो पाठक जी का जन्म हुआ था 1859 में उत्तर प्रदेश के जौंदरी गांव में, और उनकी पढ़ाई हुई संस्कृत और फारसी में, जिससे उनकी भाषा में एक अलग ही गहराई आ गई। आप जब उनकी रचनाएं पढ़ेंगे, जैसे कश्मीर सुषमा या भारत गीत, तो आपको साफ दिखेगा कि प्रकृति, देश और समाज को बेहतर बनाने का जज्बा उनके अंदर कूट कूट कर भरा था। और यही वो मजबूत नींव है जिस पर सुंदर भारत जैसी शानदार कविता खड़ी है। तो चलिए अब कमर कस लीजिए, हम कविता के बिल्कुल दिल में उतरने जा रहे हैं। और हाँ, हम इसे सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, हम इसे महसूस करेंगे, एक एक लाइन, एक एक शब्द के भाव को समझेंगे। सुनिए, इन पहली पंक्तियों में एक संगीत है, उसे महसूस करने की कोशिश कीजिए। कवि यहाँ सिर्फ शब्द नहीं लिख रहे हैं, वो तो शब्दों से एक बहुत बड़ी तस्वीर बना रहे हैं। जरा अपनी आंखों के सामने कल्पना कीजिए कि भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक जीता जागता स्वरूप है। तो देखा आपने, यहाँ सबसे कमाल की बात क्या है? कवि के लिए भारत सिर्फ जमीन का कोई टुकड़ा नहीं है। नहीं, वो भारत को एक देवी की तरह देख रहे हैं। एक ऐसी देवी जिसका माथा पवित्र हिमालय है, जिसके पैरों को सागर पखार रहा है, और नदियां तो उसके सीने पर किसी हार की तरह चमक रही हैं। है ना अद्भुत कल्पना? उस विशाल और दिव्य तस्वीर के बाद अब कवि हमारा ध्यान भारत की धरती की हरियाली और समृद्धि की ओर खींच रहे हैं। ध्यान दीजिए कैसे वो विशाल पहाड़ों से अब हरे भरे खेतों और बाग बगीचों पर आ गए हैं। और ये बात बहुत दिलचस्प है, बहुत गहरी है। कवि सिर्फ बाग बगीचों या बादलों की सुंदरता के बारे में नहीं बता रहे, वो कह रहे हैं कि यहाँ के किसानों की जो मेहनत है, जो कृषि कर्म की प्रणाली है, वो इतनी खूबसूरत है कि मानो उसने स्वर्ग को ही धरती पर ला दिया हो। सोचिए, मेहनत को पूजा का दर्जा दे दिया गया है। अब कवि हमें बाहर की सुंदरता से अंदर की ओर ले जा रहे हैं, भारत की आत्मा की तरफ। अब बात सिर्फ देखने की नहीं रही, अब बात महसूस करने की है। तो ये पंक्तियां हमें क्या बताती हैं? ये बताती हैं कि भारत की असली महानता सिर्फ इसके नक्शे में नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों के किरदार में है, उनके मूल्यों में है। सुजनता मतलब लोगों की अच्छाई, स्वधर्म यानी अपने कर्तव्य को निभाना, और शुचिता मतलब मन और कर्म की पवित्रता। यही वो चीजें हैं जो इस धरती को असल में मोक्ष भूमि बनाती हैं। और अब देखिए, कविता के आखिर में आकर कवि का दिल पूरी तरह से भक्ति और प्रेम में डूब जाता है। अब ये सिर्फ भारत का एक वर्णन नहीं है, यह तो एक भक्त की अपनी माँ के लिए की गई प्रार्थना जैसी है। यही तो कविता का सबसे ऊंचा शिखर है। यह हमें याद दिलाता है कि देशभक्ति कोई नारा नहीं है, ये तो एक गहरा, बहुत ही निजी और भावनात्मक रिश्ता है। कवि जब कहते हैं मेरा ममत्व सारा तुझ में समा रहा है, तो इसका मतलब है मेरा जो कुछ भी है, मेरा अपनापन, मेरा प्यार, सब कुछ बस तुम में ही है, हे भारत। ये पूरी तरह से समर्पण का भाव है। तो इस खूबसूरत कविता के सफर के बाद हमने कौन से नए शब्द सीखे और कौन से गहरे विचार हमारे साथ हमेशा के लिए रह गए? चलिए एक नजर डालते हैं। चलिए अब जरा इन मुश्किल शब्दों को आसान बनाते हैं, क्योंकि ये परीक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। मणिबद्ध मतलब रत्नों से जड़ा हुआ, सोचिए जैसे किसी राजा का ताज होता है। अचंचल मतलब जो बिल्कुल स्थिर हो, जो हिले नहीं, जैसे रात में ध्रुव तारा। स्वधर्म का मतलब है अपना कर्तव्य, जैसे एक सैनिक का धर्म है देश की रक्षा करना। भवमोक्ष मतलब जीवन मरण के चक्कर से आजादी। और सुजनता
मतलब सीधी सादी अच्छाई, किसी के लिए मन में भलाई का भाव रखना। तो फिर इस पूरी कविता का निचोड़ क्या है? सबसे बड़ा संदेश क्या है? यही कि भारत सिर्फ एक जमीन नहीं, एक एहसास है, एक भावना है। ये कविता हमें सिखाती है कि हम अपने देश की सुंदरता को देखें, सिर्फ बाहर की सुंदरता नहीं, बल्कि यहाँ की संस्कृति और संस्कारों की सुंदरता को भी। और जब हम ये देखेंगे तो हमारे दिल में अपने देश के लिए प्यार, सेवा और गर्व का भाव अपने आप जग जाएगा। बहुत बढ़िया, हमने कविता को दिल से समझ लिया है, तो अब ये भी सीखते हैं कि इस समझ को परीक्षा में इतने अच्छे से कैसे लिखें कि पूरे नंबर मिलें। अब बात करते हैं कि परीक्षा में एक दमदार भावार्थ कैसे लिखें। मैं आपको एक आसान सा फॉर्मूला बताता हूं, इसे याद रखिएगा। पहला कदम, कवि और कविता का नाम बताइए। दूसरा, उस पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है वो एक लाइन में बताइए। तीसरा, हर एक लाइन का मतलब अपने आसान शब्दों में समझाइए। चौथा, अगर कोई खास मतलब है, कोई प्रतीक इस्तेमाल हुआ है तो उसे जरूर बताइए। और आखिर में पांचवा, उस पूरे पैराग्राफ का भाव क्या है, मतलब खुशी है, भक्ति है या गर्व है, वो बताकर खत्म कीजिए। बस ये 5 स्टेप्स और आपके पूरे नंबर पक्के। चलिए अब एक छोटी सी दिमागी कसरत हो जाए। हम एक ऐसा सवाल लेते हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। इससे हमारी तैयारी और भी मजबूत हो जाएगी। सवाल ये है कि कवि ने भारत की तुलना स्वर्ग से क्यों की होगी? सोचिए जरा। क्या सिर्फ इसलिए कि यहाँ सुंदर पहाड़ और नदियां हैं, या वजह कुछ और भी है? दरअसल इसका जवाब 2 हिस्सों में छुपा है। पहला तो यहाँ की प्राकृतिक दौलत, वो हरे भरे खेत, और दूसरा यहाँ के लोगों के नैतिक मूल्य जैसे स्वधर्म और शुचिता, जो इस धरती को आध्यात्मिक तौर पर भी महान बनाते हैं। यानी सुंदरता बाहर भी है और अंदर भी। तो चलिए इस एक पावरफुल थॉट के साथ आज की बात खत्म करते हैं। भारत की सुंदरता केवल प्रकृति में नहीं, बल्कि उसके संस्कार और संस्कृति में भी है। याद रखिए, ये कविता सिर्फ सिलेबस का एक हिस्सा नहीं है, ये एक एहसास है जो हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है। उम्मीद है अब आप जब भी अपने देश को देखेंगे तो आपको श्रीधर पाठक जी की नज़रों वाला सुंदर भारत जरूर दिखाई देगा। धन्यवाद।